दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रिपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं नवंबर मंथ के थर्ड वीक की, जहां पर हम लोग 16th ऑफ नवंबर से लेकर 23rd ऑफ नवंबर तक इंपॉर्टेंट करंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरू करते हैं। और इफ यू आर द फर्स्ट ऑन दिस चैनल देन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आती हो, एंड डू वॉच द वीडियो थ्रू आउट द एंड। आइए शुरू करते हैं बेटा। पहला करंट अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया के फॉसिल फ्यूल से थोड़ा बहुत रिलेटेड ये करंट है, और फॉसिल फ्यूल से रिलेशन तो भाई हमारी हालत तो खराब है ही। तो करंट क्या बोल रहा है कि इंडिया फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन 2024। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो हम लोगों का है वो आने वाले इस साल में, साल खत्म होते होते बढ़ने वाला है। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत ही चैलेंज रहेगा ही। क्योंकि देखिए, आपको बताऊं, कहीं जहां पर हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसा सबमिट करते हैं, UNFCCC में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, जहां क्लाइमेट चेंज होने की बातें होती है, जहां पर हर कंट्री ये बोलती है कि नहीं, हमको अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थोड़ा कम करना है, वहीं पर इंडिया के लिए ये रिपोर्ट थोड़ा सा, मैं बोलूंगा, चीजों को मुश्किल जरूर करेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसको GCP आप कहते हैं। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने क्या बोला? उसने बोला कि भाई, जो ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है ना, ग्लोबली, उसने बोला ये बहुत रिकॉर्ड हिट करने वाला है 2024 में। अबाउट 37.4 बिलियन टन ऑफ कार्बन इस साल रिलीज होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो कार्बन है वो चाइना रिलीज करेगा, अबाउट 31%, फॉलोड बाय USA 13%, एंड द थर्ड नंबर पर आपको इंडिया यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज 8%, फॉलोड बाय यूरोपियन यूनियन, दैट इज 7%। तो अगर इन चार रीजन को हम लोग जोड़ देना तो 59% ऑफ द टोटल ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाई ऑक्साइड एमिशन इन चार रीजन से आ जाता है। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, 2001 में ये बॉडी स्टेब्लिश हुई थी। इसका पर्पस ही केवल यही है, कार्बन एमिशन को ट्रैक करते रहना। ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंक है, जैसे फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक है, इस तरह की चीजों को ट्रैक करते रहना, एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स। पेरिस एग्रीमेंट टारगेट आपको यहाँ पर COP21 थोड़ा सा देखना है, जो 2015 में हुआ था, जहां पर हम लोगों ने मतलब मतलब 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने की बात करी थी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बट ये हालत देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं बेटा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो नेशनल लर्निंग वीक 2024 में छा गई अच्छे से। आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को नेशनल लर्निंग वीक में उसके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए बहुत तारीफ सुनने को मिली। और एक नेशन वाइड लर्निंग इनिशिएटिव है जो कि आई गॉट प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया। आपको बता दूं, इस आई गॉट प्लेटफॉर्म में जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स के अंडर आती है, और काफी अच्छे उनको अवार्ड मिले। अगर मैं रैंकिंग की बात आपको बताऊं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रैंक्ड नंबर 3 इन द कैटेगरी मीडियम। रैंक नंबर 2 यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर को मिला। And the first rank is first rank went to Mindal Exploration and Consultancy Limited, that is ranked number 1। तो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर बेटा आपको ये है कि नेशनल लर्निंग वीक का मतलब एक पूरा की पूरा हफ्ता चल रहा था, जिसमें आई गॉट प्लेटफॉर्म पर इस पूरे की पूरे वीक को आपने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर सभी सरकारी जो मिनिस्ट्रीज हैं प्लस उनके अंडर आने वाली जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। उसके बाद उनके अंडर आने वाली जितनी भी आप लोगों के पास में, मान लीजिए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, अगर वो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है तो ऑफ कोर्स आप उनको अवार्ड भी देंगे। तो ये सेरेमनी पूरी की पूरी विज्ञान भवन में हुई 14th ऑफ नवंबर को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि सेरेमनी को होस्ट किसने किया? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरी सेरेमनी को यहाँ पर होस्ट किया। इसके बाद चलते हैं बेटा थर्ड करंट की तरफ। थर्ड करंट यहाँ पर है ट्यूलिप प्लेटफॉर्म। इसको हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं। आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म जो है इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार, जो कि इंडिया के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। और ट्यूलिप जो है बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो एम्पावर करेगा इंडिया की मार्जिनल कम्युनिटीज को। जो मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस हैं उनकी कम्युनिटीज को काफी बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सफाई कर्मचारी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटी ग्रुप्स, इन सभी जो लोग हैं ना,
जो मतलब इन सभी कास्ट से आने वाले आर्टिसंस, उनको यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मतलब आप समझ के चलिए कि ये पूरा की पूरा जो ट्यूलिप प्लेटफॉर्म है, इसके अंडर एक समागम मेला, शिल्प समागम मेला, 15 दिनों का मेला है, जो दिल्ली हाट में हमने ऑर्गेनाइज किया। हालांकि अब तो खत्म हो गया है, पर इस पूरे की पूरे 15 दिन तक चलने वाले क्राफ्ट मेले में, या मैं ये कहूंगा शिल्प समागम मेले में, हमने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब चीजों को लोगों के सामने रखा, ताकि एक डायरेक्ट सपोर्ट इन सभी आर्टिसन कम्युनिटीज को दिया जा सके, एक बेहतर मार्केट एक्सेस इन लोगों को मिला, मतलब मिल सके। और ट्यूलिप जो है वो एक बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके अंडर ये एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि शिल्प समागम मेला इज अ पार्ट ऑफ ट्यूलिप प्लेटफॉर्म। ट्यूलिप एक बड़ा, एक ब्रॉड इनिशिएटिव है, जिसका मतलब केवल यही है कि इन सभी आर्टिसंस को, इन सभी मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस को एक अच्छी मार्केट एक्सेस मिले, एक इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस मिले, ताकि ये अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से डेवलप कर पाए, ये मार्जिनलाइजेशन से बाहर आ सके। तो ट्यूलिप जो है ये एक प्रिंसिपल पर काम करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाइन है, जो कि बार बार बीजेपी गवर्नमेंट भी अपने इलेक्शन रैली में इसको यूज करती है। इसके बाद चलते बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट करंट की तरफ, सॉरी फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट की तरफ। दिस इज 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के हमेशा जो चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देखने को मिलेंगे, मतलब सीडीएस। सीडीएस की पोस्ट बेटा बनाई ही इसलिए गई थी ताकि इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में कोऑपरेशन को अच्छे से और मतलब इंक्रीज किया जा सके। ये बनाया ही हमने इसलिए था। तो 13 नवंबर 2024 को ये कॉन्फ्रेंस सदर्न नेवल कमांड कोची में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस समय इंडिया के जो सीडीएस है वो जनरल अनिल चौहान है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो ये सारे के सारे जो हमारी तीनों सर्विसेज के कमांडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर आए। और जनरली क्या होता है, तो ये मतलब क्यों होती है ये ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो जैसे कि मैंने बोला, ऑपरेशनल कैपेसिटी और भी अच्छा करने के लिए। तो ये एक ऐसा फोरम है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेनिंग फिलोसफीज को ज्यादा प्रमोट करता है, इंटीग्रेट करता है, प्लस आने वाले फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तीनों को तैयार करता है। और प्लस इन तीनों के बीच में जो एक सिनर्जी होनी चाहिए, जो एक जॉइंट मैनशिप होनी चाहिए, जो एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए ट्रेनिंग को लेकर, ये उन सब चीजों के ऊपर फोकस करता है। तो ये ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस बार कहां पर हुई? केरला के कोच्चि में। और जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा इसको लीड सीडीएस करते हैं, इस बार सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट करंट की तरफ बात करते हैं। मेघालय जो है बेटा, वो 15 नवंबर से यहाँ पे सेलिब्रेट करना उसने शुरू कर दिया है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो मेघालय है, वो सेलिब्रेट कर रहा है ईयर ऑफ लेजेंड्स। ईयर ऑफ लेजेंड्स क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? विद द रिटर्न ऑफ शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024। तो ये फेस्टिवल जो है ये 15 से 16 तक चलेगा। कहां पर? RDSA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिलोंग में। और आपको बता दूं, ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इंडिया का सबसे एंटिसिपेटेड कल्चरल इवेंट होता है, जहां पर आपको म्यूजिक, नेचर, कल्चर सब कुछ देखने को मिलता है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हिस्ट्री तक लेके जाऊं, तो दिस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हैज बीन अ पार्ट ऑफ जापानीज ट्रेडिशन फॉर ओवर 1000 years। हमारे इंडिया में इसको शिलोंग ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था 2016 में। और दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और शिलोंग के बाद अब आप देख रहे हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये मेघालय में सेलिब्रेट हो रहा है। मेघालय के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिए। CH विजय शंकर मेघालय के गवर्नर है। कोनार्ड संगमा इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। नेक्स्ट करंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो तो G20 की समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राजील गए थे। उसी टाइम पर 3-4 कंट्रीज में हम लोग यहाँ पर गए। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं डोमिनिका की, तो डोमिनिका का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। डोमिनिका के हाईएस्ट नेशनल अवार्ड को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव करते हुए भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये अवार्ड प्रेजेंट किसने किया? तो ऑफ कोर्स डोमिनिकन प्रेसिडेंट, नाम है मैडम का सिल्वेने बोतोन, सिल्वेने, सॉरी सिल्वेनी सिल्वेनी ब्रुतोन। और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों गए थे डोमिनिका? तो ही वॉज लाइक गोइंग देयर फॉर इंडो कैरिकॉम समिट। इंडो कैरिकॉम समिट जो 19 से 21 नवंबर तक चली गुयाना में। गुयाना के कौन से टाउन में? जॉर्ज टाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, कैरिकॉम का मतलब है कैरिबियन कम्युनिटी। तो डोमिनिका एक कैरिबियन कंट्री है।
और इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया इज एक्चुअली बिडिंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। इसके बाद बेटा आपको पता होगा, दिस वाज वेरी मच वायरल ओवर इंस्टाग्राम, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो गया है। विस्तारा की लास्ट फ्लाइट उस समय उड़ रही थी। तो अगर मैं आपको बता दूं, वैसे एयर इंडिया जो है ये बनाई ही टाटा ने है 1932 में। उसके बाद वैसे इसका जो ऑपरेशंस है एयर इंडिया के, वो 1946 में शुरू होते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ एयर इंडिया इज इन गुड़गांव। एंड इस समय जो चेयरमैन है वो नटराजन चंद्रशेखरन है, और कैम्पबेल विल्सन इस समय इसके एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और विस्तारा के बारे में बात करें तो 2013 में विस्तारा ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। दिस एयरलाइन इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव, गुरुग्राम। भास्कर भट्ट चेयरमैन और विनोद कन्नन इस समय सीईओ इस कंपनी के, बट अब मर्जर ये पूरा हो चुका है। तो विस्तारा की सारी फ्लाइट्स जो हैं वो अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो एयर इंडिया ग्रुप ने इस पूरे के पूरे लीगल मर्जर को कंप्लीट कर दिया है, अनेबलिंग सिंगापुर एयरलाइंस टू होल्ड 25.1% स्टेक इन दिस मर्ज्ड एंटिटी। मतलब सर समझ नहीं आया बेटा, जब विस्तारा थी ना, जब आपके पास विस्तारा थी तब कहा जाता था कि विस्तारा एयरलाइंस में 49% जो मालिक है लाइक विस्तारा एयरलाइंस का, वो सिंगापुर एयरलाइंस थी। 51% शेयर विस्तारा के टाटा ग्रुप के पास थे। और क्योंकि एयर इंडिया बड़ा नाम है और शेयर प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए विस्तारा को जब एयर इंडिया के साथ मर्ज किया गया, तब इस मर्ज्ड एंटिटी में आज 25.1% हिस्से की मालिक सिंगापुर एयरलाइंस है। रेस्ट ऑफ द 70 लाइक 4.9% जो है वो टाटा ग्रुप के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट मुझे लगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। 16 नवंबर को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, और ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। इसके बाद बेटा एचडीएफसी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिलकर यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी समिट होस्ट करी है न्यू दिल्ली में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे कि पता है कि साइबर क्राइम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये समिट क्यों ऑर्गेनाइज की गई? तो दिस समिट हैज मार्क्ड द 5th ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक। मतलब पिछले 5 सालों से, हम ये 5वां साल है, पिछले 4 सालों से आप लोग इस इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक में भाग लेते आ रहे हैं, और ये वीक जनरली नवंबर के आसपास ही सेलिब्रेट होता है। तो उसमें हम लोगों ने इस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एचडीएफसी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया। इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, स्टे सेफ स्टे विजिल। इस प्रोग्राम में टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। स्टे सेफ स्टे विजिल कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय एचडीएफसी बैंक। और इस स्टे सेफ स्टे विजिल प्रोग्राम में ना आपको एक आंटी दिखेंगी, ये आपको बहुत से फैक्ट्स बताती हैं, ये आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग फ्रॉड्स बताती हैं, जिससे आप लोगों को मतलब सावधान रहने की जरूरत है। और इनका इनका नाम डाला गया है विजिल आंटी। तो विजिल आंटी इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो यहाँ पर लोगों को एजुकेट करती है कि किस तरीके से फ्रॉड्स को पहचाने, इनोवेटिव साइबर फ्रॉड्स आजकल किस तरीके से आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड भी अपनी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो साइबर फ्रॉड्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो हर किसी को यहाँ पर चौकन्ना होने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। बेटा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है बोडोलैंड महोत्सव। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बोडोलैंड, बोडोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और बोडो कम्युनिटी जहाँ पे रहती है, जनरली आप उस कम्युनिटी को मेघालय में बोडोलैंड कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोडो कम्युनिटी भी काफी वायलेंट कम्युनिटी हुआ करती थी 2020 से पहले। मतलब बहुत से क्लैशेस देखने को मिले हैं। बट 2020 में एक बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि इस पूरे बोडोलैंड में बहुत ही यूनिटी पीस डेवलपमेंट का आज मतलब आप लोगों को यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी के बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बोडोलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताइए। तो जैसे कि मैंने बोला, बोडोलैंड क्या है? तो बोडोलैंड एक टेरिटोरियल, मान के चलिए ऑटोनोमस रीजन है। सॉरी, मेघालय मैंने गलती से बोल दिया था, माफ कीजिएगा, असम में। तो बोडोलैंड एक टेरिटोरियल रीजन है, एक ऑटोनोमस रीजन है असम के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, मतलब असम में। और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला, कई सालों से यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स थी ही। तो वो प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व होती है 2020 के हिस्टोरिक बोडो पीस अकॉर्ड से, जिसके बाद से असम के इस पोर्शन में खास करके काफी शांति देखने को मिलती है। तो इस बार जब ये बोडोलैंड महोत्सव हुआ, मतलब पिछले आप देख रहे हैं 4 सालों से हो रहा है, ये इसका 4th ईयर था। तो ये 2 दिन तक चला, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया ये पहले बोडोलैंड महोत्सव को। सॉरी माफ कीजिएगा, 2020 के बाद
जो बोडो पीस एकॉर्ड के बाद ये पहला बोडोलैंड महोत्सव हो रहा था, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पर गए। ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। 2 दिन तक चला। यहाँ पर बोडोलैंड की लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, बोडो कम्युनिटी की, वो सब आपको दिखाई गई। और थीम क्या रखा गया इस पूरे बोडोलैंड महोत्सव का? भारत, सेलिब्रेटिंग बोडो कल्चर, इकोलॉजी, लिंग्विस्टिक हेरिटेज। कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेंट्स आए? तो असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, इन सभी जगहों से बहुत से डेलीगेशंस न्यू दिल्ली पहुंचे बोडोलैंड महोत्सव में पार्ट लेने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, नाम है इसका नो योर मेडिसिन। जैसे आप कहते हैं ना कि नो योर कस्टमर केवाईसी, ये नो योर मेडिसिन नाम की एप्लीकेशन है। अच्छा, किसके लिए डेवलप की गई है? तो दिस हैज बीन डेवलप्ड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि बहुत सारे लोग ना दवाई खा लेते हैं, स्पोर्ट्समैन हम लोगों के, और उनको पता नहीं होता कि क्या ये दवाई, ये ड्रग अलाउड है खाना या नहीं है। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को केवल ड्रग का नाम डालना है, एंड द एप्लीकेशन विल टेल यू कि whether that ingredient or a like substance, it is prohibited by WADA, like World Anti-Doping Agency or not। क्योंकि आपको पता है इस तरीके के ड्रग्स लेकर खेलना, जो मतलब ऐसे ड्रग्स जो आप लोगों की परफॉर्मेंस को ज्यादा बूस्ट करते हैं, वो स्पोर्ट्स में इलीगल माना जाता है। और इंडिया की वो बॉडी जो इस तरह के डोपिंग के केसेस को रोकती है, उसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। तो वो तो हमेशा ही कहती है कि बहुत ही फेयर कंपटीशन होना चाहिए। बहुत सारे एथलीट्स यहाँ पर ड्रग्स खा के खेलते हैं, जो उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल कर देता है। तो वो नहीं होना चाहिए ना, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इसलिए ऐसे ड्रग्स नहीं खाने चाहिए जो आपकी लाइक परफॉर्मेंस को एग्जैजरेट करे, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस को एग्जैजरेट करे, जो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स को पता ही नहीं होता कि ये ड्रग प्रोहिबिटेड है नहीं है, तो उसके लिए नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन कैन बी अ गेम चेंजर। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 29 जो है, मतलब COP29, इस बार अजरबैजान के बाकू में हुआ 11 नवंबर को, और 22 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली। 200 कंट्री से भी ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और हम लोगों ने इसको पिछले हफ्ते भी कवर किया था। COP29 में हमने पढ़ा था कि शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर ना जाए, तो बहुत बिजी स्केड्यूल था। आपको पहले बता दूं बेटा, COP29 जो अजरबैजान के बाकू में हुई है, इसको कई बार इसको फाइनेंस COP भी कह दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस पूरे की पूरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो एम था ना, वो एक नए क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट को सेट करना था। एक नए क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट को सेट करना था फॉर द वनरेबल नेशंस। वनरेबल नेशंस में कौन आ जाते हैं? जैसे मॉलडीव्स, मॉरिशस, दे आर द वनरेबल नेशंस। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और सी लेवल राइज होता है, तो मॉरिशस, मॉलडीव्स, हमारे इंडिया के आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दे विल बी द फर्स्ट वन जो डूब जाएंगे, पूरी तरीके से डूब जाएंगे। ठीक है जी। और ये किसके अंडर होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? तो प्रोग्राम यहाँ पर जो बड़ा प्रोग्राम है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर में ये हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आप बोलते हैं, UNFCCC। ठीक है जी। तो हर साल इसी के अंडर आप लोग यहाँ पर एक बार कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार बाकू में हुई अजरबैजान के। इससे पहले हुई थी बेटा UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और अगले साल जो है ये ब्राजील में होने वाली है। तो आपको बता दूं, जो ये पूरा की पूरा COP29 है, इस पूरे की पूरे COP29 को ना तो केवल अजरबैजान ने होस्ट किया, होस्ट कंट्री ऑफ कोर्स अजरबैजान थी, बट अकेले नहीं किया। अजरबैजान ने ये पूरा COP29 UAE और ब्राजील के साथ मिलकर होस्ट किया, और इन तीनों ने मिलकर एक ट्रॉइका बनाया। इस पूरे COP29 में इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रॉइका बनाया, तो इस समिट को ट्रॉइका ने होस्ट किया। हाँ, जगह अजरबैजान की बात हुई थी। एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव अ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज। आपको बता दूं, ये UAE हो, अजरबैजान हो या ब्राजील हो, ये तीनों कंट्रीज की कहीं ना कहीं इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। अजरबैजान के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल बाकू है, करांची मनाट, करेंसी इज मनाट, अली असदोव इज द प्राइम मिनिस्टर, एंड इल्हम एलियेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, बाली। बाली यात्रा ये इंडिया में कहां पर होती है? बाली यात्रा इंडिया के उड़ीसा में होती है। और आपको बता दूं क्यों होती है। तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा की एंशियंट सी ट्रेडिंग हिस्ट्री को। उड़ीसा से बाली तक, लाइक इंडोनेशिया तक, शिप्स आज के नहीं जाते हैं, ट्रेडिंग आज की नहीं होती है। ट्रेडिंग कई सालों से, कई हजारों सालों की हिस्ट्री है उड़ीसा की, अगर हम सी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें उड़ीसा की तो।
ये जो फेयर है, ये जो मेला है बाली जात्रा के नाम से, ये अक्टूबर नवंबर में फुल मून डे, मतलब हो सकता है वो अक्टूबर में हो सकता है वो नवंबर में हो। तो अक्टूबर नवंबर ये शुरू हो जाता है फुल मून डे ऑफ कार्तिक से। तो इस बार मतलब ये फुल मून डे ऑफ कार्तिक से शुरू होता है और 22 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलता है। तो आपको बता दूं, बाली जात्रा का मतलब यहाँ पर है जर्नी टू बाली, जो कि ऑनर करता है उड़ीसा का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। जो ट्रेडर्स उड़ीसा से दूर दूर तक सेल करते थे, अपनी बोट्स को इंडोनेशिया तक लेकर जाते थे, अपने शिप्स को, फ्रॉम महानदी ऑफ उड़ीसा। तो इस फेयर में बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसेस भी इंक्लूड किए गए, जैसे कि उड़ीसी छाऊ, बिहू, महारी, गोतीपुआ, संबलपुरी, संथली फोक। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाली यात्रा, विच स्टार्टेड इन उड़ीसा। इट वेंट अप टिल November 22। तो इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मोहन चरण मांझी है, गवर्नर इज रघुबर दास एंड कैपिटल इज भुवनेश्वर। इसके बाद बेटा मनोज बाजपेयी की फेबल मूवी है द फेबल। इट हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट हैज अर्न द लाइक बेस्ट फिल्म अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से इवेंट में मिला है? 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ऐसा नहीं है कि फेबल को इससे पहले कभी अवार्ड नहीं मिले। फेबल हैज वॉन लाइक नंबर ऑफ प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल 2024 MAMI मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी फेबल को यहाँ पर स्पेशल जूरी प्राइज मिला था। और अब यहाँ पर इनको लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया है। और ये केवल इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं करी है, दिस फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड US। तो एक अच्छी मूवी है, रिफ्लेक्ट करती है इंटरनेशनल अपील को। यू शुड वॉच इट। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहे हैं, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस एक वो कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा स्पीकर्स रहते हैं, भोजपुरी स्पीकर्स। बहुत पुरानी हिस्ट्री है मॉरिशस की। बिहार से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को UK कभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया था। तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है अगर आपको बताऊं। तो मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है नवीन रामगूलम। ही हैज बीन अपॉइंटेड, दैट इज पृथ्वीराज सिंह रूपण। तो पृथ्वीराज सिंह रूपण ने यहाँ पर इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो नवीन रामगूलम जो है, इनसे पहले कौन थे पीएम? इससे पहले प्रविंद जुगनौथ जी पीएम थे इस कंट्री के, आपको बता दूं। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर रहता है। कैपिटल मॉरिशस की पोर्ट लुइस है। मॉरिशियन रुपी यहाँ पर करेंसी चलती है बेटा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, आपको इस मिसाइल के ऊपर ही कैप नजर आ रहा है। आपको लग रहा है क्या प्लेट है यार ये बेटा हम लोगों ने टेस्ट किया है हमारी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। आपको बता दूं, वो जो कंटेनर्स खुलते हैं ना, उसके बाद मिसाइल निकलती है। ये मिसाइल इतनी तेजी से निकल गई कि कंटेनर पूरा खुलने का टाइम भी नहीं मिला, ये कंटेनर के कैप को साथ में लेकर उड़ गई। तो बहुत सारी मिसाइल, बहुत सारी कंट्रीज बोलती हैं कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, बहुत सारी कंट्रीज। बट आपको बता दूं, उन कंट्रीज के पास जो मिसाइल है ना, वो मिसाइल स्टार्टिंग में तो स्लो स्पीड में ही उड़ती है, उसके बाद वो हाइपरसोनिक स्पीड को अटेन करती है। तो हाइपरसोनिक स्पीड क्या है? एनी स्पीड विच इज मोर देन 5 मैक, 5 टाइम्स, लाइक जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं। ये भी आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बन सकता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल इज एनी मिसाइल। वैसे तो जो कंप्लीट हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, कभी के बार उनकी स्पीड मैक 11 की भी होती है। ठीक है, मैक 11 की स्पीड भी हाइपरसोनिक मिसाइल की होती है, रशिया तो क्लेम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो कोई भी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है ना, उसको आप हाइपरसोनिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हमारी मिसाइल है, इट कैन लाइक ट्रेवल एट द स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कितना रेंज है इस मिसाइल का। 1500 किलोमीटर तक का रेंज है इस मिसाइल का। और DRDO ने इस मिसाइल को पूरी तरीके से डेवलप किया है, और हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है उड़ीसा की कोस्ट के पास से। ठीक है जी, हमारे पास उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी भी है, उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, बट ये जो मिसाइल है, ये हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च करी है 16 नवंबर। और इस मिसाइल के लॉन्च होते ही दुनिया भर में मतलब तहलका सा मच गया कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज का, बहुत ही कम कंट्रीज के पास कैपेसिटी है इस तरह की मिसाइल्स बनाने की। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो 1978 में बनी एक बॉडी है जिसका काम है इंडिया की कोस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम था रीप्रेक्स 24, जिसमें री का मतलब है रीजनल,
प्रेक्स का मतलब है पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का एम क्या था? टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स in responding to various events like oil spills and marine pollution incidents। तो इस पूरी की पूरी रिप्रेक्स एक्सरसाइज का एम क्या था कि गलती से आप देखते हो ना कि जहाज जो लेकर आते हैं तेल वो पानी में उल्टे हो जाते हैं, जो तेल है वो फैल जाता है जिसकी वजह से मेराइन इकोसिस्टम काफी पोल्यूट होता है। तो ऐसे इंसिडेंट से किस तरीके से निपटना है, रिप्रेक्स एक्सरसाइज जनरली उस चीज के ऊपर एम करती है। ठीक है जी। तो कहां पर ये एक्सरसाइज इस बार कंडक्ट हुई? नवंबर 12 से 14 के बीच में पारादीप, है ना जी, पारादीप उड़ीसा में है। इसके बाद आपको बता दूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट होता है 1 फरवरी को। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज प्रजनेश प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन, ही हैज नाउ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। इंडियन लाइक टेनिस प्लेयर है, लॉन टेनिस प्लेयर है प्रजनेश गुणेश्वरन, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ब्रॉन्ज मेडल विक्ट्री एट 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। इन्होंने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। एज, दिस मैन लाइक दिस एथलीट इज अ 35-year-old चेन्नई बॉर्न एथलीट। और बहुत ही हार्टफेल्ट मैसेज इन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर, बिडिंग गुड बाय टू हिज लाइक लॉन्ग लॉन्ग करियर ऑफ लॉन टेनिस, प्रजनेश गुणेश्वरन। इसी के साथ न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है टिम साउदी, ही हैज आल्सो अनाउंस्ड हिज लाइक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और कब हुआ? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन जो चल रहा था उसके कंक्लूड होने के बाद ही हैज नाउ रिटायर्ड फ्रॉम नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट बट टेस्ट क्रिकेट। लास्ट टेस्ट क्रिकेट न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ ही खेला है ना जी। तो 35-year-old बॉलर है and he has been in the integral part of New Zealand's cricket for nearly 2 decades. Of course, you are going to see this man in ODI and T20 format. He has taken retirement from Test cricket. इसके बाद आगे बात करते हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम is a grandmaster Aravind Chidambaram and grandmaster P V Pranab shine V Pranab, they shine at Chennai Grandmasters 2024। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो ग्रैंड मास्टर्स की, एक है अरविंद चिदम्बरम और दूसरे हैं यहाँ पर वी प्रणव। यहाँ पर जो चिदम्बरम जी हैं इन्होंने मास्टर्स टाइटल जो जीत लिया है और प्रणव जी ने यहाँ पर चैलेंजर्स टाइटल जीत लिया है। ऑन अ वेरी हाई नोट वी फिनिश्ड द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024। ये टूर्नामेंट चेन्नई में हुआ। चेन्नई में कहाँ पर? तो अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी, and it showcased our top tier chess action and emerging talent of India। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पे 17 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे और इसी दिन आप लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है हम लोगों का पेयर्स इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज दिस पेयर इनिशिएटिव? यहाँ पर पेयर का मतलब है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। दोस्तों आपको बता दूं हमारी इंडिया में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी, लाइक इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो रिसर्च एक्सेलेंस लाइक इनोवेशन में आगे बढ़ना चाहती है बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सिंपल बात, रिसर्च करना चाहती है, अपने आप को और बेहतर बनाना चाहती है, इनोवेट करना चाहती है बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज। तो ये पेयर इनिशिएटिव जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर अ बिग प्रोग्राम, और ये बिग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज अनुसाधन, यस, अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंडर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, जो कि वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिनके पास रिसर्च के लिए बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर यू आर गोइंग टू लाइक फोस्टर द रिसर्च एक्सेलेंस एंड इनोवेशन। तो अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिस अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बॉडी गॉट स्टैब्लिश्ड अंडर 2023 एक्ट, और ये एपेक्स बॉडी है जो कि स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देती है फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। दिस बॉडी प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज, research institutions, research and development labs, and it also facilitate collaboration between industry, academia, government। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसाधन रिसर्च, अनुसाधन नेशनल, अनुसाधन इनोवेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस बॉडी के अंडर आपने पेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पेयर का मतलब है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर करंट आ जाता है 46th जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड।
ये जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड्स का 46th एडिशन था, जो कि मुंबई में हुआ। यहाँ पर 4 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज। तो जनरली यहाँ पर जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिन सेक्टर्स में दिया जाता है, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है एंड गांधीयन वैल्यूज है। ठीक है जी। तो 4 कैटेगरीज है और 4 आप लोगों के पास यहाँ पर अवार्ड है। तो आपको बता दूं, हर एक अवार्ड के साथ यहाँ पर 20-20 लाख का कैश प्राइज भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपके पास दिखेंगी रश्मि भारती। नेक्स्ट इज डॉक्टर तुलसी मुंडा। थर्ड इज एरिक कुमेदिसा। एंड द फोर्थ इज गिरिजा नंदन फ्रॉम बिहार एंड झारखंड। तो इन सभी लोगों को यहाँ पर जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वो ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पर यह अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर गांधीयन वैल्यू ऑफ कोर्स कैन बी अ गुड क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड्स। नेक्स्ट बेटा इज विक्टोरिया। Madam Victoria from Denmark has been crowned as Miss Universe 2024, marking the first time a Danish contestant has won this prestigious title. इससे पहले कभी कोई मिस यूनिवर्स में डेनमार्क का कंटेस्टेंट नहीं जीता। वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टोरिया, हु इज एन एनिमल प्रोटेक्शन एडवोकेट, डायमंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल। और इन्होंने कॉम्पिटिट किया अगेंस्ट मिस नाइजीरिया, हु वाज द रनर अप, एंड मिस मैक्सिको प्लेस्ड थर्ड इन दिस मिस यूनिवर्स 2024। इस बार का जो मिस यूनिवर्स पेजेंट 2024 था, वो 73rd एडिशन था इस पूरे प्रोग्राम का। है ना, कहां पर हुआ? मैक्सिको की सिटी है एरिना, with a capacity of 20,000 people, creating a vibrant atmosphere with supporters waving flags from around the world. इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, मैग्नस कार्लसन ने यहां पर जीत लिया है। ये मैग्नस कार्लसन की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नस कार्लसन ने यहां पर जीत लिया बेटा टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल। टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल। और मैंने अभी पिछले हफ्ते अर्जुन एरिगेसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, जो कि मतलब 2800 ईएलओ रेटिंग से ज्यादा इनकी रेटिंग है। विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे ऐसे हैं, और बहुत ही कम उम्र में 2800 ईएलओ रेटिंग को पार करने वाले पहले इंडियन है। तो यहाँ पर टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स टाइटल में अर्जुन एरिगेसी का जो ये जीतता हुआ कैंपेन था, ये तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। इंडिया जो है वो इस पूरे के पूरे कैंपेन में 3rd नंबर पर फिनिश करता है। और अगर मैं आपको मैग्नस कार्लसन की बात करता हूं, तो ये अपना 6th एडिशन जो है टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स, वो ये जीत गए हैं। ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स हुए थे यहाँ पर। अर्जुन एरिगेसी जो है, आपको बता दूं, ही हैड बीन लीडिंग द टूर्नामेंट्स विद 3 राउंड्स लेफ्ट। आगे बढ़ रहे थे, बस 3 ही राउंड यहाँ पर बचे थे, और तीनों ही राउंड्स में ही लाइक फॉल्टर्ड ड्रामेटिकली। और जो कार्लसन है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लाइक अर्जुन एरिगेसी फिनिश विद 10.5 पॉइंट्स एंड मैग्नस कार्लसन फिनिश विद 13 पॉइंट्स। और उसके बाद अर्जुन एरिगेसी, आपको बताऊं, वो मतलब जो कार्लसन है वो 1.5 पॉइंट्स अहेड है फ्रॉम वेस्ली। वेस्ली ने भी अपना 2nd टाइटल यहाँ पर जीत लिया है इन 5 days एंड हिज 10th मेजर टाइटल ऑफ द ईयर। बट हमको उम्मीदें यहाँ पर अर्जुन एरिगेसी से काफी थी, बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम चैंपियन। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, जॉर्ज मार्टिन ही हैज क्लिंच्ड हिज फर्स्ट मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप। वी आर टॉकिंग अबाउट जॉर्ज मार्टिन ऑफ प्राइमा प्राइमा पैरामैक डुकाटी। He has won his first MotoGP World Championship in 2024 सीजन। इसके बाद कुछ डेज हैं बेटा, जैसे 19th of November इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट होता है। इसी दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर आ जाता है। आपको पता होगा एक RRTS नाम से कॉरिडोर चल रहा है, और मतलब RRTS जो है वो दिल्ली को यहाँ पर कनेक्ट करता है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिल्ली को यहाँ पर कनेक्ट करता है विद मेरठ। RRTS जो है इसको आप लोग नमो, अ, एक नाम मैं यहाँ पर लेकर आया था, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, नमो भारत के नाम से भी आप जानते हैं। तो बहुत सारे दिल्ली मेट्रो के ट्रेवलर्स जाते हैं भाई, पिलखुआ, लाइक इफ नॉट पिलखुआ देन मेरठ, और यहाँ तक कि मुरादनगर से भी आते हैं। तो उनको क्या करना होता है ना, वो गाजियाबाद स्टेशन से फिर मेट्रो चेंज करते हैं। मतलब गाजियाबाद इज वन ऑफ द स्टेशन ऑफ RRTS राइट नाउ, विच गिव्स यू अ कनेक्टिविटी टू दिल्ली मेट्रो। वो बात अलग है कि बहुत सारे कनेक्शंस आगे और डेवलप होंगे या RRTS धौलाकुआ तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि नमो भारत और दिल्ली मेट्रो ने मिलकर यहाँ पर इंटीग्रेटेड QR टिकटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है। मतलब सर समझ नहीं आया, आप नमो नमो भारत के एप्लीकेशन से दिल्ली मेट्रो के टिकट खरीद सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के एप्लीकेशन से यू गाइस कैन परचेज द टिकट फॉर नमो भारत।
तो मतलब दोनों की मोबाइल एप्लीकेशंस आपस में एक दूसरे की सर्विसेज यहाँ पर ऑफर कर रही है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा कम्यूट करना दिल्ली एनसीआर में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छी तरीके से लोग अडॉप्ट कर पाएंगे इससे, टिकटिंग सिस्टम से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है वन इंडिया वन टिकट, तो उस विजन को काफी हद तक यहाँ पर मतलब इन्होंने अडॉप्ट किया है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो कम्यूटर्स हैं उन लोगों को यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर दोनों टिकट्स अवेलेबल हो जाए तो आप लोगों के लिए भी बढ़िया। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये कनेक्ट कर देगा 42 किलोमीटर्स ऑफ आरआरटीएस विद 393 किलोमीटर्स ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नेटवर्क। एक बहुत ही कोहेसिव रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में ये डेवलप होता हुआ दिख रहा है मुझे। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, छत्तीसगढ़ की दुधमारस विलेज। Dudhmaras village of Chhattisgarh has been chosen by United Nations World Tourism Organization for the best tourism village upgrade program। जिनको नहीं समझ में आया, आपको बता दूं बेटा, यूएनडब्ल्यूटीओ ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ की दुधमारस विलेज को विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए चुन लिया है। और इस विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में दुधमारस की हेल्प कैसे होगी, तो आपको बता दूं, दुधमारस जो है ये इस विलेज अपग्रेड प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें जो है मतलब बहुत सपोर्ट मिलेगा इस विलेज को, ताकि ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल हेरिटेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिस विलेज उसको अच्छे से प्रमोट कर सके, इंप्रूव कर सके। वैसे आपको बता दूं 55 विलेजेस जो थी पूरे वर्ल्ड में से, उनको यहाँ पे चुना गया था एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज इन 2024। और इन 55 के अलावा 20 और विलेजेस को यहाँ पर चुना गया है अपग्रेड प्रोग्राम के लिए। तो उस उन 20 एडिशनल विलेजेस में से छत्तीसगढ़ की दुधमारस भी एक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन चोजन बाय यूएनडब्ल्यूटीओ फॉर द विलेज अपग्रेड प्रोग्राम, बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डब्ल्यूटीओ की तरफ से बहुत फंड मिलेगा इस पूरी विलेज को, इसका टूरिज्म बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, कल्चरल हेरिटेज सपोर्ट कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, यहाँ के रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, हम सबको पता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले बता दूं शक्तिकांत दास जी के बारे में। शक्तिकांत दास जो है वो इस बार आरबीआई के 25th गवर्नर है, और इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है जी, अगर इनका टर्म एक्सटेंड हुआ, ठीक है, वैसे तो इनका टर्म जो है वो 10 नवंबर 2024 को होने वाला है खत्म, बट अगर इनका टर्म एक्सटेंड हुआ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ही इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर सिंस 1957। 1950 के बाद ही दूसरी बार हो रहा होगा इंडिया में जहां पर एक गवर्नर जो है वो पिछले इतने सालों से गवर्नर है। आपको बता दूं शक्तिकांत दास 2018 में पहली बार गवर्नर बने थे फॉर 3 इयर्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको एक्सटेंशन दिया है, तो अगर एक्सटेंड हो जाता है तो शक्तिकांत दास विल बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर सिंस बेनेगल रामाराव, जो 7.5 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे 1949 से 57 तक। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है आरबीआई के। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, के संजय मूर्ति, ये आपने सुना भी होगा। पहले मतलब जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 कैग के बारे में बात करता है और बोलता है कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भी होगा, जो वो है, उसको यहाँ पर अपॉइंट करने का जो जिम्मा है वो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। आपको बता दूं यहाँ पर, शायद आप लोगों को पता हो मेरे से पहले, कि जो कैग है वो 6 सालों के लिए यहाँ पर चुना जाता है, फॉर 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। कैग को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसा है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू करी कि ही विल रिप्लेस गिरीश चंद्र मुर्मू एज द न्यू कैग, क्योंकि 2 दिनों के बाद कैग गिरीश चंद्र मुर्मू का टेन्योर खत्म हो रहा था। उसके बाद आपको बता दूं बेटा, इंटरपोल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इंटरपोल, जिसको आप लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, 1923 में जो बॉडी बनी, लियोन फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर है, उस इंटरपोल के नए, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, इंटरपोल के नए चीफ वो ब्राजील के पुलिस कमिश्नर है। तो ब्राजीलियन पुलिस कमिश्नर नाम है इनका वेल्डेसी उरक्विजा। वेल्डेसी उरक्विजा हैज बीन इलेक्टेड एज a new chief of Interpol at the Global Police Organization's 92nd General Assembly in Glasgow.
इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, इंडिया की सैटेलाइट है GSAT-N2 सैटेलाइट। GSAT-N2 सैटेलाइट इंडिया की ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी इसको बहुत अच्छा कर देगी। ठीक है जी, मतलब अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द आइलैंड्स लाइक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। सैटेलाइट 14 साल के लिए ऊपर भेजी गई है विद अ टोटल वेट ऑफ 4700 kg, बट इसको हमने नहीं भेजा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि GSAT-N2 सैटेलाइट को भेजने के लिए हमने स्पेसएक्स का Falcon 9 रॉकेट यहाँ पर यूज किया है, मतलब स्पेसएक्स ने हमारी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 19th of November 2024 from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, our satellite was launched. इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इसरो और स्पेसएक्स के बीच में ये पहला कोलैबोरेशन है। इससे पहले कभी हमने स्पेसएक्स की सर्विसेज नहीं ली है। इसरो की फाउंडेशन 1969 में हुई, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में है, चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसके बाद आगे बात करते बेटा, 19th of November को विमेन ऑन्टरप्रेन्योर डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेट होता है। और पूरा 15th of November से 21st of November तक नेशनल न्यूबॉर्न केयर वीक आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम लोग 18th से 24th of November तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट करते हैं। और 18th of November स्पेशली इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, abuse and violence. And 20th November is celebrated as यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जो वैसे हम लोग 14th of November को इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल चिल्ड्रन डे। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, सचिन बंसल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सचिन बंसल की एप्लीकेशन है नवी, NAVI, नवी। इंडिया की 100% यूपीआई मार्केट की बात करें तो पूरे 100% यूपीआई मार्केट में 47.67% जो शेयर है, लाइक डोमिनेंट यूपीआई एप्लीकेशन वो तो फोन पे है ही। फोन पे के बाद 37% के आसपास यहाँ पर गूगल पे, और 7% के आसपास पेटीएम का मार्केट शेयर आपको टोटल यूपीआई मार्केट में दिखेगा। बट आफ्टर दीज थ्री एप्लीकेशन, नवी हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट यूपीआई एप्लीकेशन इन इंडिया, सरपासिंग क्रेड। क्रेड काफी समय तक फोर्थ एप्लीकेशन बना रहा था, लाइक मोस्ट लार्जेस्ट फोर्थ एप्लीकेशन इंडिया, खासकर कि जब से आईपीएल में क्रेड की एड्स आती थी। और क्रेड एक्चुअली में इंडिया में एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट एप्लीकेशन बनकर ही तो आया था, उसके बाद धीरे धीरे ये यूपीआई मार्केट में एंटर हो जाता है। आपको बता दूं, नवी ने रजिस्टर किया अक्टूबर में 158 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। जो सितंबर मंथ में 120 मिलियन ट्रांजेक्शन्स थी, वो अगले महीने बढ़कर 158 हो गई। नवंबर मंथ का डेटा मैं आपको बताऊंगा। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा लोग नवी यूज कर रहे हैं तो 170 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए लोग कैश बैक देते हैं, जैसे गूगल पे ने किया था, इफ यू रिमेंबर। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट लॉन्च कर दी है संथली लैंग्वेज में, ऑफ कोर्स इन संथली लैंग्वेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना यहाँ पर यह है कि संथली लैंग्वेज में हमने बुकलेट डिस्प्ले लॉन्च करी है ताकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ट्राइबल्स में भी फैलाई जा सके, ट्राइबल्स को भी पता लग सके कि व्हाट इज फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियली कितना उनको अवेयर रहना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम से उनको क्या मिलेगा, एंड व्हाट एल्स दीज गाइस कैन हैव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, क्योंकि संथल की बहुत बड़ी पॉपुलेशन उड़ीसा में यहाँ पर रहती है, तो रिजर्व बैंक के उड़ीसा ऑफिस में यहाँ पर 5 स्पेसिफिक बुकलेट बनाई है संथली लैंग्वेज में, जिसको यहाँ पर ऑल्चिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, G20 समिट ब्राजील में हुई थी, हम लोगों ने यहाँ पर देखा 18th और 19th नवंबर से, मतलब 18th से लेकर 19th नवंबर तक ये समिट चली ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमेरिका की तरफ से यहाँ पर जो बाइडेन, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग, ये सब पहुंचे वहां पर। जैसे इंडिया में जब हुई थी तो वसुदैव कुटुंबकम हमारा थीम था, G20 समिट ऑफ ब्राजील इसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और अगले साल जो G20 की समिट है वो होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। आपको बता दूं, वैसे G20 मेंबर्स कौन है, 19 तो कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया के कहने पे 2023 में अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बना लिया गया, बट अभी भी इसको कहते G20 ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डेटा आपके सामने है। यहाँ पर गूगल ने बताया है कि जितनी भी भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें गेम्स भी आती है, ठीक है, और वैसे एप्लीकेशंस भी आती हैं जिसमें एआई का यूज होता है, अगर उनकी डाउनलोड्स की बात करें हम लोग, लाइक डाउनलोड्स की बात करें, तो मान के चलो कि 100 एप्लीकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अपना एआई बेस्ड एप्लीकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड 100 एप्लीकेशन ही डाउनलोड हुई,
बट उस 100 एप्लीकेशन में से 21 एप्लीकेशन केवल एक ही कंट्री ने डाउनलोड करी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डाउनलोड्स में ग्लोबल लीडर बन के सामने आ रहा है। खास करके गूगल प्ले ने ये डेटा आपके सामने रखा है, गूगल ने रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर इससे पता क्या लगता है? इससे पता लगता है कि हमारी कंट्री का टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इन्फ्लुएंस कितना है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद सिपन कुमार गर्ग के बारे में बेटा आपको बता दूं, ही हैज रिसेंटली गॉट विजनरी सीएफओ ऑफ इंडिया अवार्ड। विजनरी सीएफओ ऑफ इंडिया, वैसे ये सीएफओ है किसके? सीएफओ मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनका काम क्या होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉस्ट कटिंग का काम होता है इनका। कहाँ पर कम पैसे लगेंगे, कॉस्ट मैनेज करते हैं ये लोग। तो वैसे तो ये THDC इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस है, ठीक है जी। और इनको सीएफओ, विजनरी सीएफओ ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। सेरेमनी का नाम बता रहा हूं, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ समिट 2024। इस सेरेमनी में यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद टॉप 100 यहाँ पर पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट लॉन्च करी है S&P ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट ने। और S&P ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट की इस लिस्ट को अगर आप देखें ना, तो भाई साहब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सारी कंट्री सबसे आगे है। लाइक एशियन कंट्रीज हैं सारी, और टू बी वेरी स्पेसिफिक एशिया में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज। इंडिया की सबसे ज्यादा सिटीज टॉप 100 में है, 39। उसके बाद चाइना की 30 सिटीज है टॉप 100 में, पाकिस्तान की 7 सिटीज, बांग्लादेश की 5, ईरान की 3, साउथ अफ्रीका की 3, नेपाल की 2, इंडोनेशिया की 2। साउथ अफ्रीका को अगर यहाँ पे निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आपको सारी एशियन कंट्रीज दिखेंगी यहाँ पर। और दिल्ली का तो आपको पता ही है, खैर भाई दिल्ली का तो AQI लेवल कभी कभी 500 को पार करके आगे भी निकल जाता है, फिर नीचे भी आ जाता है। 2023 में भी IQ एयर इंस्टीट्यूशन ने दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी बोला था। उस समय बीजिंग की रैंक 18 थी जब हम लोग फर्स्ट नंबर पर थे। तो मतलब क्या चल रहा है ये? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पोल्यूशन का मेन स्टे यहाँ पर है। हम लोगों ने पहले भी करंट में देखा था कि फॉसिल फ्यूल CO2 का एमिशन सबसे ज्यादा 31% एमिशन चाइना से हो रहा है। क्या चाइना ही तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखो यार, ठीकरा फोड़ना बहुत आसान काम है। इसके बाद आगे बात करते हैं। मिथाली राज जो है इंडिया की लेजेंडरी विमेन क्रिकेटर, लाइक विमेन इंडियन क्रिकेटर, हालांकि रिटायर हो चुकी हैं। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंटोर फॉर आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस। इसी के साथ 21 नवंबर को आप वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहाँ पर ब्राजील गए थे G20 समिट के लिए, उससे पहले ये गुयाना, बारबाडोस, डोमिनिका भी गए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो पूरा इनका टूर था। और जब जब ये जहां जहां पे गए वहां वहां पर इनको नेशनल अवार्ड्स उस कंट्री ने दिए। जैसे गुयाना ने इनको दिया ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड, बारबाडोस ने इनको दिया ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, एंड डोमिनिका गेव डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, विच इज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन सभी लाइक विजिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है गुयाना की विजिट रही, क्योंकि इस कंट्री में इंडियन प्राइम मिनिस्टर 50 साल से भी ज्यादा हो गया था इंडियन PM को यहाँ पर गए हुए को। लाइक आफ्टर ओवर 50 years प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज विजिटिंग गुयाना लाइक दिस ईयर। तो अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है। ऑफ कोर्स वहां पे रहने वाली इंडियन डायस्पोरा कितनी खुश होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा जस्टिस D कृष्ण कुमार की। ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो ये कौन अपॉइंट करता है? जनरली कॉलेजियम अपॉइंट करती है। कॉलेजियम नाम सजेस्ट करती है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। गूगल ने यहाँ पर एयर व्यू प्लस नाम से एक जो इकोसिस्टम बेस्ड सोल्यूशन है वो लॉन्च कर दिया है। एक तरीके से एप्लीकेशन कह सकते हो आप गूगल की, एयर व्यू प्लस। इसमें जो गूगल है ना बेटा, ये कोलैबोरेट कर रहा है कुछ क्लाइमेट टेक फर्म्स के साथ, जैसे कि ऑरा श्योर, रेस्पायरर लिविंग साइंसेस, ऐसी कंपनियों के साथ ये लाइक कोलैबोरेट कर रहे हैं और उन सिटीज का भी डेटा ट्रैक कर रहे हैं जहां पर लाइक हमारे पास कुछ गवर्नमेंट बॉडीज अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है डेटा को ट्रैक करने के लिए। तो वहां का भी डेटा ये ट्रैक करके लोगों को रियल टाइम बेसिस पर डेटा दे रहे हैं उनके आसपास के हवा का, लाइक आपकी आसपास की जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो कैसी है। मतलब रियल टाइम आप लोग अपनी क्वालिटी ऑफ एयर को यहाँ पर मतलब ट्रैक कर पाएंगे। पर्टिकुलरली उन सिटीज में हवा की क्वालिटी को ये ट्रैक कर पाएगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत इनसफिशियंट है फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। इसलिए कुछ यहाँ पर क्लाइमेट टेक फर्म्स के साथ गूगल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि वो एयर क्वालिटी सेंसर नेटवर्क उन सिटीज में लगा सके जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ।
लाइक बिग बिग सिटीज का तो आप लोगों को अपना क्या कहते हैं ए का अपना AQI लेवल पता होता है। बट अगर आप किसी छोटे शहर में सुन रहे हैं आज मेरी बात, तो आपको शायद अपने एरिया का AQI नहीं पता होगा। वो किसी बड़ी सिटी का जो AQI है वही आपकी आपके एरिया का दिखाएगा, जो कि सही नहीं है। गूगल के बारे में हमको पता ही है, 1998 में बनी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया। सुंदर पिचाई इज द CEO। और मैंने पिछले हफ्ते चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कौन है गूगल के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद बात करते हैं बेटा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि एक ग्लोबल असेसमेंट है सभी कंट्रीज का, बेस्ड अपॉन कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितने एफर्ट्स करे, उसके आधार पर इसको उन कंट्रीज को रैंक मिलती है। और आपको बता दूं, इंडिया जो है रिमार्केबली यहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्म किया है। इंडिया टॉप 10 में आता है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। आई सेड एफर्ट्स, वी आर लाइक स्टैंडिंग एट नंबर 6। नंबर 1 पे ऑफकोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क है। ऑफकोर्स नंबर 1 पे यहाँ पे डेनमार्क है। डेनमार्क के बाद नेदरलैंड्स, UK, आपको ये कुछ टॉप 3 दिखेंगे। बट देखने वाली बात यह है कि इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी भी कंट्री को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का रैंक नहीं मिला है। नन ऑफ द कंट्री अचीव्ड नंबर 1, 2 और 3 रैंक। इस पूरे की पूरे इंडेक्स में सबसे पहले रैंक नंबर 4 थी, जो डेनमार्क को मिली। फिर नेदरलैंड को रैंक नंबर 5, UK को रैंक नंबर 6, फिलीपींस को रैंक नंबर 7, मोरक्को को रैंक नंबर 8, नॉर्वे को रैंक नंबर 9, इंडिया को रैंक नंबर 10 मिली है। बट अगर आप वैसे देखें तो हम लोग टॉप, लाइक हम अगर हम देखें तो वैसे हम 6 नंबर पर आते हैं। वैसे अगर हम देखें तो वैसे हम टॉप 10 में भी आ रहे हैं। और अमेरिका जैसे देशों की हालत देखिए, अमेरिका जैसे देशों की 57 नंबर पर अमेरिका, 55 नंबर पर चाइना। दे आर डूइंग नथिंग, मतलब या वेरी लेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट चेंज। और जो सबसे लोएस्ट रैंक कंट्रीज हैं उसमें ईरान देखिए 67। क्या गैप रह गया ईरान और US के बीच में यार, केवल 10 पॉइंट्स का गैप। सऊदी अरेबिया 66, UAE 65th। दे आर स्टैंडिंग एट द बॉटम, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। इकोनॉमी चलती है यार इनकी फॉसिल फ्यूल की वजह से। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स आया। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 23 रही। हाँ, नंबर 1 पे न्यूजीलैंड, नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अब ये आती है कि सर ये सस्टेनेबल ट्रेड होता क्या है। सस्टेनेबल ट्रेड बेटा उस ट्रेड को कहते हैं जो सभी पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल हो, सभी पार्टनर्स के लिए, इन 3 एरियाज: इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल। तो 3 एरियाज में जो सभी पार्टनर्स के लिए ऐसी ट्रेड जो बेनिफिशियल हो, उसको सस्टेनेबल ट्रेड यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा इंडिया। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको गुड़िया दिखाया था, एक मैस्कॉट, गुड़िया मैस्कॉट, विच वॉज द मैस्कॉट ऑफ एशियन चैंपियंस विमेन ट्रॉफी 2024। और मैंने आपको बताया था वो मैस्कॉट लॉन्च किया था नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। यस, क्योंकि स्पैरो जो है वो गुड़िया एक स्पैरो था, जो कि बिहार का स्टेट बर्ड भी था। क्यों? क्योंकि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 6 कंट्रीज के बीच में खेली गई। इंडिया ने टाइटल जीत लिया है सर। इंडिया डिफीटेड चाइना एंड लिफ्ट अप द टाइटल ऑफ चैंपियंस, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। वी वॉन ओवर चाइना विद 1-0। उसके बाद 21 नवंबर को वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फिशरीज डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उन्होंने एक भी भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है। भू नीर पोर्टल इस पोर्टल की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एबल टू मैनेज ग्राउंड वाटर विड्रॉवल परमिट्स। ग्राउंड वाटर विड्रॉवल परमिट्स, इन ग्राउंड वाटर विड्रॉवल परमिट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर पाएगी। तो इंडिया वाटर वीक 2024 में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल ने वैसे भू नीर पोर्टल को यहाँ पे डिजिटली इनॉग्रेट किया। और भू नीर पोर्टल की मदद से आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देख पाएगी कि कहाँ कहाँ पर ग्राउंड वाटर विड्रॉवल परमिट्स लोगों को दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल नहीं है बट फिर भी लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये पूरा की पूरा जो एडवांस प्लेटफॉर्म है, इसको डेवलप किसने किया है, मतलब ये भू नीर पोर्टल को डेवलप किसने किया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्योंकि ग्राउंड वाटर इज अ लाइक वेरी प्रेशियस रिसोर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर बेटा लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। ही हैज लॉन्च दिस।
उस दिन के अखबारों में बिल्कुल फ्रंट पेपर पर इनका नाम आया था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एट द आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में हुई थी। तो आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी, आपको बता दूं पहली बार दिल्ली ने, या पहली बार इंडिया ने एज अ होल आईसीए की कोई ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होस्ट करी है। पहली बार हम लोगों ने होस्ट करी है, जो कि नवंबर 25 से शुरू हो चुकी है, 30th ऑफ नवंबर तक चलेगी। और विद दिस कॉन्फ्रेंस वी स्टार्टेड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025, एंड दिस आल्सो मार्क्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीए, लाइक 130 साल की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लो आईसीए की, तो कभी भी जनरल असेंबली और जनरल कॉन्फ्रेंस इंडिया में उसकी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। और इस बार की जो आईसीए कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना तो आप लोगों का फंडामेंटल राइट भी है। यू नीड टू टेल मी अंडर विच आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कवर्ड। इसके बाद आगे बात करते हैं। दिल्ली में इलेक्शंस आने वाले हैं फरवरी में, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर आर आर एलिस वाज आर एलिस वाज एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली। मैडम एलिस की बात करते हैं तो शी इज अ 2005 बैच आईएएस ऑफिसर। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राम राज कॉटन। राम राज कॉटन, ऑफ कोर्स राम राज कॉटन एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल और एथेनिक वियर ब्रांड है। और इस अपॉइंटमेंट के साथ ये ब्रांड यहाँ पर प्लान कर रही होगी ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन को ट्रेडिशनल वियर मार्केट में लॉन्च करेगी, एनहेंस करेगी ट्रेडिशनल वियर मार्केट में अपनी प्रेजेंस। तो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ दिस वीक्स करंट, जहां पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट करंट कवर करे फ्रॉम 16th to 23rd ऑफ नवंबर। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतनी लंबी वीडियोस ना ही बनाऊं, इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों के सामने जितने हो सके उतने कम टाइम में लेकर आऊं। एंड आई होप आप लोगों ने ये वीडियो थ्रू आउट द एंड देखी होगी, एंड इफ यू सीरियसली लाइक वॉच द वीडियो थ्रू आउट द एंड, आई extend my gratitude from the bottom of my heart, and we'll see you in the next video covering the last week of November month. This is Deepak Singhal signing off. Thank you so much, dear. We'll see you in the next video.